हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने 12th का मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और ये जो चैप्टर है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इससे पहले जो भी केमिस्ट्री हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा वहाँ पे, बाहरी सरफेस यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे थे, जो भी रिएक्शंस हो रहे थे, वो सारा क्या था, इलेक्ट्रॉन के कारण, उसके बिहेवियर के कारण। आउटर सरफेस जैसा हम लोग बोल सकते हो इसको। तो ये जो आउटर सरफेस बोल रहे कहने का मतलब, जो भी रिएक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बाहरी फेज से हो रहा है ना, हमने बहुत सारा देखा है। और अगर जो इंटरनल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखा है हमने, प्रोटॉन्स के बारे में, है ना, जो कि आइटम के अंदर होता है, जिसका क्या होता है, यही आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट होता है ना, आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। ये मैंने कई सारे क्लासेस में भी बताया है। जब भी प्रोटॉन की बात आती है तो हम किसी भी एलिमेंट को उसके प्रोटॉन्स के नंबर से पहचानते हैं। ओके, उसका आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं जो एटम्स हैं उनके अंदर, यानी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। तो कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और उसमें जो चेंज आने वाला है। ओके, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द चेंज दैट अकर एट न्यूक्लियर लेवल, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होने वाला है, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, दैट अकर एट न्यूक्लियर लेवल। एट न्यूक्लियर लेवल ये जो भी है, ये भी सब भी क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स की बात करें अगर जो हम लोग, तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो पता है आपको, सबसे पहला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सब सभी को पता होंगे, है ना। तो इसको लिख देता हूँ बस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, और क्या होता है, न्यूट्रिनो। बताओ तुम लोग को भी पता होगा तो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये सब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले पार्टिकल। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा है, ये सभी क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल करने का मतलब क्या है, अपीयर होते हैं और तुरंत ही गायब हो जाते हैं, आते और जाते रहते हैं, अपीयर फॉर वेरी लेस टाइम। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपके जो दिमाग में खुराफाती दिमाग में आ रहा होगा, हाँ वही है, हाँ वही एटॉमिक बॉम्ब वाला, है ना। तो यही आप लोग के दिमाग में चलता है। पहले हम लोग के दिमाग में चलता था स्कूल में पानी भर जाए, आग लग जाए, पर आज कल के बच्चों के लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि सीधा वहाँ ऐसा बम विस्फोट कर दें और पूरा स्कूल ही ख़त्म, है ना। दिख रहा है किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ये हाईली एनर्जेटिक है, यानी बहुत सी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिलता है, इसलिए हम लोग इसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। और दूसरा केमोथेरेपी, है ना, कैंसर वाले में। तो देखो यहाँ पे, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर जो हम लोग बात करें, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे यूजफुल नीड्स भी करते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी करते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को ऐसा बोल सकते हो क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रिएक्शन, वो भी लिख देते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, या रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो अगर हम इसको समझते हैं, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, है ना, सबसे पहले इसको खोज किसने किया, ठीक है। तो अगर जो इसकी डिस्कवरी की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो गया था, अननोइंगली, या फिर किस्मत से जिसको बोलते हैं ना, या बाय चांस। तो लेकिन देखो, चांस भी उन्हीं को फेवर करता है जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, ऐसे बेवकूफ़ों को चांस मिलने से नहीं हो जाता है सब कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बोलते हैं ना, चांस फॉर इंटेलिजेंट पीपल, या जिसको मौके को भुनाना ना चाहिए ना, मौका मिला है तो उसको यूज कर सके। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ कि एक बक्से में क्या किया गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया था, और उस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ गलती से, तो इस चीज़ को ढूंढा था सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने। तो हेनरी, जिसको हम लोग अभी यूनिट में भी देखते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी के,
इन्हीं के नाम पे दिया गया। इन पूरा नाम देखोगे तो क्या नाम था, एंटोनी हेनरी बेकरल। और ये कब हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो 1896 में। ओके, जब ये रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हो या फिर जो अननोन रेज आ रहे थे उसका डिस्कवरी, है ना, यानी कि कोई भी सॉल्ट ऐसा क्या कर सकता है, कोई ऐसा सॉल्ट जो वेव को निकालता है, ठीक है। और इन्हीं के दो स्टूडेंट थे, क्यूरी, मैडम और पियरे, तो इसका नाम तो आपने जानते ही होंगे, है ना, अच्छे से। तो बाद में इन लोगों ने डिस्कवर किया कि थोरियम, पोलिनियम, रेडियम और भी बहुत सारे जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं या रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, रे इमिटिंग एक्टिविटी, यानी कि उनसे कोई रे ऐसा बाहर निकल रहा है ऑटोमेटिक अपने आप, है ना, बिना किसी रिएक्शन के। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और इसी का यूज हमने पीछे देखा, पावर प्लांट वाला फोटो याद है। और केमोथेरेपी, कैंसर में क्या करते हैं हम लोग, कैंसरस सेल को मारते हैं, है ना। और तीसरा यूज हमने तो क्या देखा था, एटॉमिक बॉम्ब वाला फोटो देखा था ना, नागासाकी, हिरोशिमा, ये सब याद ही होगा आपको, है ना। तो वर्ल्ड वार के समय ये यूज हुआ था। तो ये सब क्या है, हमारा रेडियो एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है, यानी उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन सब का यूज होता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी को अगर जो हम लोग डिफाइन करें अब, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, टूटना, न्यूक्लियस का टूटना, ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। कोई अगर जो न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल, तब वो टूटेगा। और अलोंग विथ, टूटेगा तो साथ में क्या होगा, इमिशन करेगा, कुछ और कुछ ना, है ना। तो ऑफ सर्टेन रेडिएशन, कुछ रेडिएशन का इमिशन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस टूटे और उससे कुछ इमिशन हो, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हो या रेडियो एक्टिव वेवलेंथ वगैरह का, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी। तो क्या होता है यहाँ पे, कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, यानी कि एक कोई एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल, फिर वो ब्रेक होगा तो क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। याद होगा अगर जो आपने सेल में पढ़ा होगा तो एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और 2 डॉटर सेल में ब्रेक होता है, वैसा ही डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा और प्लस रेडियो एक्टिव इमिशन होगा। ओके, अब ये रेडियो एक्टिव इमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ आपने जो पढ़ा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो याद रखना, पेरेंट न्यूक्लियाई कौन होता है, विच डिसइंटीग्रेट, यानी जो टूटता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर जो एग्जांपल के लिए देखें तो बहुत ही आपने पढ़ा होगा, पेरेंट यूरेनियम वाला, है ना। यूरेनियम क्या होता है, 92 और 238 मास वाला, तो ये ब्रेक होता है थोरियम में, और प्लस साथ में क्या करता है, हीलियम, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा या रेडियो एक्टिव इमिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव इमिशन। और यही हीलियम क्या होता है, शॉर्टकट में RAE लिख रहा हूँ इसको, कभी यूज करेंगे बाद में। तो 38 क्या है पेरेंट, और डॉटर क्या हो गया यहाँ पे थोरियम, ठीक है। और हीलियम क्या हो गया हमारा अल्फ़ा, पता ही होगा आपको, He से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यही बनता है अल्फ़ा। तो अगर जो हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी इसके फीचर्स की बात कर लें, तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। कहाँ पे होने वाला है, न्यूक्लियस के ब्रेक होने या न्यूक्लियस में रिएक्शन बोल सकते हो, जैसा भी, है ना। तो न्यूक्लियर फिनोमेना है, और ये जो न्यूक्लियर फिनोमेना है वो अनअफेक्टेड रहता है बाय एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। यानी दैट इज अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशन, करने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब, ठीक है। कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूक्लियाई, यानी इसके बगल में कोई और दूसरा न्यूक्लियाई है तो उससे भी क्या होता है, ये अनअफेक्टेड रहेगा, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, मास बोल सकते हो या नंबर बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोल लो, है ना, अमाउंट को, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी, यानी उतने ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आएंगे उससे बाहर, ठीक है। तो अगर ऐसा बोले हम लोग, ये कोई एक एलिमेंट है, इफ़ एन एलिमेंट एक्स इज रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। अगर जो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उसका गैसियस फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, है ना, ये सभी के सभी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। या तो फिर उसका कोई सॉल्ट ले लो, कोई ऑक्सीजन का कोई दूसरे के साथ कंबाइन, सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो
एक्टिव होंगे। ओके, तो ये किसके जैसा हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी हमेशा अगर जो वाटर मॉलिक्यूल बोल दिया तो हमेशा क्या होगा उसमें H2 वही होगा। वैसा ही अगर जो एक रेडियो एक्टिव हो गया तो हमेशा क्या होगा, रेडियो एक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम का देखें तो यूरेनियम 92 हमेशा क्या होगा, रेडियो एक्टिव, उसका सॉल्ट भी क्या होगा, हमेशा रेडियो एक्टिव। सिमिलरली अगर जो कार्बन का देखें C14 रेडियो एक्टिव होता है तो उसका कोई भी कंपाउंड रेडियो एक्टिव ही होगा। ओके, तो एक गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता है ना, जैसे आप लोग करते हो है ना, पेरेंट्स के सामने कुछ और सीधा साधे, दोस्तों के सामने बदमाश, और दूसरे पेरेंट्स के सामने तो और ज़्यादा ही सीधे बन जाते हो। ठीक है, ये अपना प्रॉपर्टी गुण को बदलता नहीं है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ सारी, है ना। ठीक है, तो थैंक यू।